यूपीएससी सीरीज। दोस्तों आज मैं प्रियम्बल का टोटल क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। 2 है। दूसरा, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तीसरा क्या है? समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, बी, सी, डी। ए में क्या है? 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 1 3 4 और डी में 1 2 4। तो दोस्तों आप 2 मिनट सोच लीजिए, मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य या उद्देशिका का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। इसी कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। अतः आप क्या कह सकते हैं? कथन 1 बिल्कुल सही है। उद्देशिका का विचार अमेरिका संविधान से लिया गया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। उद्देशिका का विचार जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ओके, समझ में तो आ रहा होगा। इस कारण कथन 2 भी सही है। क्या है? उद्देशिका का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, बिल्कुल सही है, लेकिन भाषा किससे है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रस्तावित हुई है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, द्वारा प्रस्तावित समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल हुए। अतः कथन 3 भी सही है। आप देख सकते हैं समाजवादी पंथनिरपेक्ष 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में अपनाए गए थे, तो इसके वजह से तीसरा भी सही है। चौथा क्यों गलत है ये मैं बताऊंगा। उद्देशिका संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता व बंधुता को समाहित करती है, न कि विशिष्ट रूप से मूल अधिकारों को। आप देख सकते हैं ना, उद्देशिका का प्रश्न प्रतीक क्या है? उद्देशिका का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समानता, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता व बंधुता को समाहित करती है, न कि व्यक्ति के मूल अधिकारों को। इस प्रकार ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। दूसरा क्या है? संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी यानी स्वतंत्र होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता होगी। अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। इसमें क्या है? कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर करें। 1 बी सी डी केवल 1 है। 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें ये सही है। इसका आप देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, संप्रभु है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु है कि नहीं। तो उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे संघ की इकाई स्वायत्त होगी, जो संघ होगा उसकी इकाई स्वतंत्र होगी, स्वतंत्रता स्वायत्त होगी और उन शक्तियों का प्रयोग कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। ओके, तो संप्रभु और स्वतंत्र भारत इसके संविधान की समस्त शक्तियों का सत्ता का स्रोत क्या रहेगा? जनता रहेगा। इसमें ये भी है अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि जैसे समता का अधिकार दिया गया है, समता के तहत तो सबको दी जाएगी, एक इक्वालिटी प्रदान की जाएगी, चाहे आरक्षण के थ्रू चाहे फिर जो भी हो, तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता, तीसरा विचार की समानता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। ए में क्या है? 1 व 2, बी में 2 व 3, 3 में 1 व 2 और डी में 1 2 3। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों
कैसे होगा मैं बताऊंगा। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। ओके दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि जो ये प्रतिष्ठा की समानता का मैंने बताया और अवसर की समानता है। विचार की समानता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। जैसे सामाजिक, ओके, आर्थिक और राजनीतिक, इसकी क्या है? इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ये तीनों का क्या है? न्याय। ओके, और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें विचार की समानता लिखा है, तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निकट नहीं है? क्या है ऑप्शंस? विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो आप देखेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताएं हैं, जैसे अभी मैंने उसके पहले भी बताया कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। विचार, दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति, और तीसरा स्वतंत्रता कौन सी है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता जब आप पढ़ोगे, प्रियम्बल उठाओगे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। स्वतंत्रता की चर्चा है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा कहीं नहीं की गई है। जो इसमें देखिए आर्थिक स्वतंत्रता लिखा हुआ है, तो इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय और संविष्ट किया गया है, स्वतंत्रता को नहीं। या सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को उसमें प्रदर्शित किया गया है, ना कि स्वतंत्रता। आर्थिक न्याय, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की स्वतंत्रता नहीं है। तो अतः क्या तुम्हारा आपका कौन सा सही है? कथन बी क्या है? ये सन्निष्ठ नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखें, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित, यानी प्रतिबिंबित मतलब झलकता है या दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है? तो होता है पहला उद्देशिका, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा राजकीय नीति निर्देशक तत्व, चौथा क्या है? मूल कर्तव्य। इसमें आप देखेंगे कि संविधान की उद्देशिका उन आधारभूत मूल दर्शन है और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। ओके, चूँकि आप देखेंगे कि संविधान जब बनाया गया तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो या जितने मेंबर्स थे संविधान बनाने में सपोर्ट करने वाले, तो उन लोगों का प्रियम्बल में ही सारा मनोबल, पूरे संविधान का प्रियम्बल में ही निहित है, जो उनकी सोच थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा उद्देशिका ए। कैसे होगा? संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। इसमें 3 टर्म्स आप देखेंगे। आधारभूत दर्शन, संविधान की उद्देशिका में क्या है? आधारभूत दर्शन है, ओके, और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्य, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का संग्रह बोल सकते हैं, पूरा कंप्लीट इसमें आ जाएगा। मूल्यों का संग्रह है या उल्लेख है, हमारे संविधान के आधार हैं। ये क्या है? जो हमारे संविधान का होता है ना कि फंडामेंटल और वो यू कैन से, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर से बोला जाता है संविधान में। आपने कहीं कोर्ट में सुना होगा या कहीं भी स्टेटमेंट सुना होगा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, जो इसका आधार यही बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसमें क्या है? संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इस वजह से क्या है? उद्देशिका। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका है, क्योंकि उनका जो है सारा बेसिक स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए? कल भी मैंने डिस्कस किया था एक पीछे वीडियो में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न। तो मैंने कल क्या बताया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
42वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन क्या होता है 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 3 तरीके से 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला क्या है? समाजवादी है। दूसरा पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी या अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया। तो आप ऑप्शंस में देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतंत्रात्मक चौथा और 5वां नहीं है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे चौथा 5वां जिसमें है वो नहीं होगा। तो क्या होगा? 1 2 3, ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, उपर्युक्त सभी का। प्रस्तावना का संशोधित संस्करण, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, उपर्युक्त। इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कैसे? आपको मैं कंक्लूजन बताता हूँ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए नवनिर्वाचित संविधान सभा जुलाई अगस्त 1946 में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जुलाई एंड अगस्त में 1946 में इन्होंने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसका संशोधन संस्करण ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करती है। अतः विकल्प सी क्या है? सही है। अतः विकल्प सी सही है। कैसे? इसका संशोधित संस्करण ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना का निर्माण करती है। तो इस वजह से विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं डालना भूल गया, तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ। आप लोग बताइए। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। ये चारों में से कौन सा सही है? हमने अभी बताया ना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ना कि मनोवैज्ञानिक न्याय। तो इसमें क्या होगा? मनोवैज्ञानिक गलत होगा। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधित किया और इसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। जैसा कि मैंने बताया, जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी के समय 3 नए शब्द जुड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। तो इसमें क्या होगा? कथन सी सही होगा। कई बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ उसके लिए क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन ही यूपीएससी में सिलेक्शन कराती है। तो आप भी झेलें, हम सब झेल रहे हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? तो आप देखेंगे कि केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको मैं बताऊंगा, प्रस्तावना का भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। 1973 में जो केशवानंद मामला हुआ था, कल भी मैंने बताया, कल इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो डाली है उसमें बताया हुआ है। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामले के अनुसार संविधान एक अभिन्न अंग है। LIC में भी क्या बोला गया था? LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो क्या होगा? कथन एक बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा देख लें, यह न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंधित है। इसमें क्या दिया है? प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। ऐसा कुछ नहीं है।
ओके। इसके अलावा इसके प्रावधान न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। यानी कि आप इसमें न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके जस्टिस ले सकते हैं। लेकिन अगर इसमें इससे संबंधित कोई इशू आती है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये जस्टिसेबल या इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इसके वजह से हम न्याय के लिए इस पे मतलब राज्य बाधित नहीं है, राज्य बाध्यकारी नहीं है कि ये चीज़ें फुलफिल कराएं। इस प्रकार विधायिका प्रस्तावना के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है, कथन एक केवल एक सही है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन देखें, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? प्राधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकार करने की तिथि। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 4, बी में क्या है 1 2 3, सी में 1 3, डी में क्या है केवल 1 3 और 4। तो दोस्तों देखेंगे कि इसमें ये सही है, 1 2 3 4 सब सही है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों सही है। प्रख्यात न्यायविद और संविधानविद N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। आप समझ रहे होंगे कि प्रख्यात न्यायविद और संविधानविद, प्रख्यात मतलब यूनिक पर्सनालिटी हैं, न्यायालय के जज हैं और संविधान के जानकार हैं। N.A. पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। उनका स्टेटमेंट है, प्रस्तावना 4 अवयव या घटकों को प्रकट करती है। पहला जानेंगे, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, भारतीय राज्य की प्रकृति, वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की घोषणा करता है। तीसरा क्या है, संविधान के उद्देश्य, वह न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को संविधान के उद्देश्य के रूप में निर्दिष्ट करता है। चौथा, संविधान को अंगीकार करने की तिथि। अंगीकार करने की तिथि क्या है, यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने की तिथि के रूप में उल्लिखित है। तो ये क्या है कि प्रस्तावना के 4 अवयव या घटकों को प्रकट किया गया है। तो प्राधिकार का स्रोत भी है, भारतीय राज्य की प्रकृति भी है, अंगीकार करने की तिथि भी है, उद्देश्य भी है, तो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 इसमें सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शामिल किए गए हैं। दूसरा तो आप श्योर होंगे, अभी पीछे भी आया था कि ये दूसरा सही है। तो पहले की तरफ ध्यान दें, या संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये भी स्टेटमेंट आया था। तो आप जान सकते हैं केवल सी 1 व 2 दोनों सही है। कैसे, एक बार स्टेटमेंट और सुन लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया तथा संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कथन 1 क्या है, बिल्कुल सही है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित कर 3 नए शब्द आ गए, तो ये भी आप लोग जानते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। कम से कम जितने व्यूज़ हो उतने लाइक होने चाहिए कि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ और अच्छे से वीडियो डालने की कोशिश करूँ। आप ही लोगों के लिए, हेल्प के लिए है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे मैं करीब से जाके हेल्प कर दूँ, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा काम करूं कि सब तक मेरी वीडियो पहुंचे। और क्वेश्चंस वगैरह जो बुक से भी वंचित रहते हैं, क्वेश्चन से भी वंचित रहते हैं, तो मेरा प्रयास है कि कम से कम कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोग नहीं जानते, कुछ पर्सनल भी है, तो सबके पास मेरी वीडियो पहुंचे या क्वेश्चंस का टेस्ट पहुंचे, वो समझें कि यूपीएससी के क्वेश्चंस का प्रकार क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय संविधान पंथनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। तो इसमें स्टेटमेंट उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2।
पहला तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। बिल्कुल इसका स्टेटमेंट देख लें, अगर इसका निष्कर्ष निकालें हम, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों में को वर्ष 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन से पहले भी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण विद्यमान थे। फिर भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। कथन एक बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा हो गया, तो ये मूर्त रूप मतलब सजीव रूप देता है, अर्थात हमारे देश में क्या है, सभी धर्मों को और राज्य में समान दर्जा, सरकार का समान समर्थन भी प्राप्त है सभी धर्मों को। तो इस वजह से स्टेटमेंट पहला सही है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। भाई हमको 25 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये क्या करता है, भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। भारतीय समाजवाद कौन सा लोकतांत्रिक है, ना कि साम्यवादी। तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है दोस्तों। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 30 जून 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो हम देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पुनः स्थापित किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था, यानी कि उनके द्वारा पेश किया गया था। ओके, और 22 जनवरी 1947 को ये क्या हुआ कि ये स्वीकार हो गया, पारित किया गया। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको ट्रिक करते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, सही ये होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप में भारत निम्न रूप में वर्णित किया गया। भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया, क्या क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य एवं पंथ निरपेक्ष गणराज्य। आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन का जिक्र किया। इसमें कौन कौन सा सही होगा, और कूट भी देख सकते हैं कौन सा सही है, A B C D। तो इसमें ऑब्वियसली है बी सही है। तो बी सही होने का कारण क्या है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो स्टेटमेंट आता है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द आ गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शामिल किए गए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द मूल रूप से संविधान में वर्णित थे। ओके, तो अतः कौन सा क्वेश्चन सही है, बी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बी होगा। इसमें क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है, पहले मूल रूप से थे। जुड़ने में कौन सा आया, तीसरा और चौथा बाद में जोड़ा गया 42वें संशोधन में, इस वजह से स्टेटमेंट बी सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, पहला। दूसरा, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। तीसरा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चौथा सही है, डी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्यों सही है, 1973 में मैंने फिर केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। ओके, उसके अलावा LIC केस में भी कहा गया है, आपने देखा 1995 में। तो न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का समानता कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। ओके,
ये भी बोला कि अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, परंतु उसका क्या होगा, सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस आधार पर क्या है, डी सही उत्तर है। डी क्या है, सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एक नया क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बी होने की वजह क्या है, संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप माना जाता है। प्रस्तावना के संबंध में बेरूबरी मामला 1960 में कहा गया, बेरूबरी ये भी केस बेरूबरी केस 1960 में प्रस्तावना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह संविधान का अंग नहीं है, किंतु यह न तो संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों को प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात जैसे मैंने बोला ना कि इसका आपको इसका लाभ नहीं प्राप्त होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलटते हुए प्रस्तावनाओं को संविधान का अभिन्न अंग माना और यह भी कहा कि जब कोई अनुच्छेद या संविधान का क्षेत्र अस्पष्ट हो तो उसका ठीक अर्थ जानने की कठिनाई हो तो उसके स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः कथन बी क्या है, सही उत्तर है। यहीं आप देख लो कि बेरूबरी में क्या कहा गया, संविधान का अंग नहीं है, प्रियम्बल क्या है, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन उसमें भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया, उसने कहा संविधान का अंग है। संविधान का उसमें बोला गया है ना बेरूबरी में कि संविधान का अंग नहीं है, फिर 1973 में पलटते हुए उसने बोल दिया कि अभिन्न अंग माना और कहा कि कोई अनुच्छेद या संविधान क्षेत्र अस्पष्ट हो तो उसका ठीक अर्थ प्रस्तावना से रिलेटेड बताया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय है? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसके क्रम में उल्लेख करिए। ये 3 5 2 1 1 3। क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। 3 5 2 1 1 3 5 2 2 5 3 1 5 2 1 3। देखेंगे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, 1 प्रकार का भ्रातृत्व, बंधुता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब देखें कि हम लोग देखे हैं कि 2 प्रकार की समानता और 2 प्रकार की समानता कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ओके, ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का समानता है। फिर 1 प्रकार का भ्रातृत्व है, बंधुता, बंधुता क्या है, भ्रातृत्व है। ओके, और क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, मैंने अभी उससे पहले भी बताया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ओके, तो आप देखें 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो जाहिर है कि इसमें न्याय कितना प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का।
स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। समानता कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। ओके, एक प्रकार का क्या हो गया? भ्रातृत्व हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो इसमें अमेरिका के संविधान से लिया गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इस क्वेश्चन को, फिर एक बार बता देता हूँ। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। ओके, प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भाई जाहिर है, कोई भी बुक पढ़ते हैं हम लोग, भूमिका वगैरह देखते हैं, तो उसी तरह संविधान का परिचय और भूमिका क्या है? प्रस्तावना है। इसमें संविधान का पूरा सार है, टोटल संविधान का सार इसमें उपलब्ध है। भारत में भी संविधान में उद्देशिका का विचार किससे लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। तो अर्थात कौन सा आप देख सकते हैं? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, वाद मतलब जैसे आप कोई कोर्ट में केस करते हो या पिटीशन डालते हो तो उसको वाद कहते हैं, जस्टिसिएबल या न्याय मांगते हो। तो न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया गया है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारस दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें मैं बताऊंगा, आप इसमें थोड़ा सा काफ़ी डायनेमिक है तो इसको बताते हैं। 1960 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था? 1960 में बेरूबड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1960 में कहा गया था भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला जब आया तो उसमें क्या बोला गया है? संविधान का भाग है। ठीक, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। उसके बाद उससे पहले 1966 के बाद बम्बई एसआर के जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उसमें भी कहा गया उद्देशिका क्या है? संविधान का पार्ट है, भाग है। तो उसके बाद फिर केशवानंद का मामला आता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सही है और इसमें मना किया गया था, उसके बाद इसमें एग्री किया गया, उसी कोर्ट में पलटते हुए फैसले को इसमें भी एग्री किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, इतना आप लोग को पढ़ाया हूँ, स्टेटमेंट बेस पे भी नीचे मैंने कंसेप्ट भी दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन ही द्वारा पंथनिरपेक्ष या 3 शब्द जोड़े गए 1976 में। तो ये तो खैर बता चुका हूँ, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ओके दोस्तों, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी बता दिया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो 1976, 73 केरल राज्य, केशवानंद भारती मामला केरल राज्य में इस बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट का न्याय। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया है। केशवानंद भारती नाम में बोला गया है। 368 के तहत इसे संशोधनीय भी माना गया है। मतलब क्या कर सकते हैं, प्रस्तावना न तो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है, ये भी तो मैंने बताया था, और न ही विधायिका के अधिकारों का प्रतिबंध करती है। इस वजह से क्या है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये उद्देशिका विधायिका की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो देख सकते हैं इस प्रकार कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों क्या है? सही है, नियंत्रित करने का कार्य करती है। ओके, सिंपल। तो एक क्वेश्चन और देखें, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, नास्तिक राज्य। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत,
से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख है। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का मूल दर्शन निहित करती है। ये स्टेटमेंट, ये वाली क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप, दोनों में से कोई नहीं। भारत में तो जाहिर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो इसमें तो बी बिल्कुल सही होगा। लोकतंत्र चूंकि दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप प्रचलित है, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदाही होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विकल्प बी क्या है, सही है। तो सही है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? उद्देशिका, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 व 2, केवल 1 व 3। सी क्या है? 1 2 3। डी क्या है? 1 2 3 4। तो हम देखेंगे कि विकल्प बी क्या है, सही है, केवल 1 और 3। इसमें क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन उपबंधों में हुआ है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं नीति निर्देशक तत्व भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 38A(1) के अनुसार क्या बोला गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं सुरक्षित रखेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। राज्य क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा एवं सुरक्षित रखेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अतः क्या कह सकते हैं? कथन भी सही है, क्योंकि इसमें 1 और 3 दिया हुआ है, तो राज्य के निर्देशक तत्व में भी है और उद्देशिका में भी है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का तत्व है? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 3, 2 और 4, 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो हम देखेंगे कि उपर्युक्त सभी भारतीय संविधान प्रस्तावना के तत्व हैं। भाई जाहिर है चारों वो सही हैं, 1 2 3 4। कैसे? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है। ठीक है। भारत राज्य की प्रकृति, दूसरा आप देखेंगे भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो उसमें राज्य की प्रकृति भी देख सकते हैं। संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि भी है उसमें, यह सब 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख है, 26 नवंबर 1949। तो आप बोल सकते हैं कि चारों स्टेटमेंट क्या है? कि बिल्कुल चारों स्टेटमेंट का क्रम 1 2 3 4, ये डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अवसर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 1 2 5, 2 4 5, केवल 1, केवल 5, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद उत्तर देना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का? विचार, धर्म, विश्वास, अवसर की समानता है। अवसर की समानता है। तो इसमें देख सकते हैं आप विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो अतः क्या होगा, विकल्प सी ही सही होगा, क्योंकि ये वाला भी ही सही है, धर्म और विचार की स्वतंत्रता। बाकी अवसर की समता होता है, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय होता है। तो ये हमने प्रियम्बल में पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग तो तुरंत बता देंगे, मतलब इससे पहले मैंने पढ़ाया है तो आप इसका तुरंत रिसेंट जवाब दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता, लोकतंत्रात्मक। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, तीन चीज़ें जुटी हुई हैं। तो एकता और लोकतंत्रात्मक ये क्या है, मुझे तीसरा और चौथा क्या है, पहले से शामिल थे, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में तीन ही चीज़ जुड़े हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो नीचे दिए गए कूट को आप लोग ध्यान से देखें, ABCD में क्या क्या दिया हुआ है, मैं उत्तर भी बताता हूँ। इसमें क्या होगा, बी सही होगा। कैसे सही होगा, तो प्रस्तावना में पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें की गई हैं, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बातें हैं, तत्पश्चात प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल है। तो इस तरह कौन सा विकल्प सही होगा, बी। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश रहा था। तो आप खुद बता सकते हैं इसको। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, बिल्कुल। केशवानंद भारती मामला 1976 में बताया गया है, उद्देशिका संविधान का एक अंग है। उसके अलावा इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी कई बार मैंने आपको बताया, ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। 42वें संशोधन में 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी। तो डी क्या है, शब्द पंथनिरपेक्ष क्या है, सदैव उद्देशिका का एक अंश रहा था, नहीं। इसको किस में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। तो विकल्प डी क्या है, गलत है। इसमें क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो क्या है, डी सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत पर इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ABCD, उसमें क्या होगा, एक पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा। कैसे तीनों सही होगा? प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के दर्शन को सार रूप प्रस्तुत करने वाली अभिव्यक्ति है। उद्देशिका वह स्रोत है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अतः तीनों कथन क्या है, सही है। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। उद्देशिका से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जितने मुझे आते हैं, जितनी जानकारी है उतना मैंने बता दिया है। अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखें, ताकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों की मोहब्बत रही, और आप लोगों से आप जुड़े रहे, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा। तो मैं आगे भी क्वेश्चन डालूंगा और टॉपिक वाइज डालूंगा। जैसे मैंने आज प्रियम्बल का डाला, फिर फंडामेंटल राइट्स को उठाऊंगा, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकेंगे ऐसे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, एक्सेट्रा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, सारे पे क्वेश्चंस बनाऊंगा। और
इसको देखने के बाद आपके क्वेश्चंस और कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट में आप लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं देख लूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस बाय। जय हिंद दोस्तों।